अपने इन पिल्लों को पाल के रखना कन्हैया, क्योंकि तेरे बेटे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जाओ जाकर कह दो अपने उस एसपी से कि उसकी टक्कर यादव के साथ है, कन्हैया लाल यादव। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन जांबाज पुलिस ऑफिसर्स की बहादुरी को जो अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज निभाते हुए एक मिसाल कायम कर गए और सही मायने में हीरो बन गए। ठीक उसी तरह जिस तरह से इतिहास में दर्ज है एक नाम जिन्हें गर्व से हम कहते हैं बाजीराव पेशवा, और इस ऐतिहासिक किरदार को फिर से जिंदा कर देने वाले कलाकार आज हमारे साथ हैं जिनका नाम है रणवीर सिंह, जो आज इन जाबाजों की कहानी सुनाने में मेरा साथ देंगे। मैं अनूप सोनी बड़े फक्र और बड़ी शान से आप सबके साथ मिलकर उनका स्वागत करता हूं। रणवीर, वेलकम टू क्राइम पेट्रोल डायल 100। शुक्रिया सर, आपने मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे असल जिंदगी के उन हीरोज की जबरदस्त कहानियों को आप तक पहुंचाने का मौका मिला है जिन्होंने अपने फर्ज को सिर्फ समझदारी और सूझबूझ से ही नहीं बल्कि सरफरोशी की तमन्ना लेकर निभाया और हमारे सामने इनकलाबी मिसाल बन गए। आज का एपिसोड ऐसे ही एक जाबाज पुलिस ऑफिसर को डेडिकेटेड है, एसपी सचिन देशपांडे। कई खतरनाक अपराधियों, ड्रग और कोल माफिया का खात्मा करने के बाद उनकी पोस्टिंग अब बेगूसराय में हुई थी और यहां उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी महिलाओं की सुरक्षा। भैया स्टेशन रोड। नहीं भैया स्टेशन रोड नहीं जाना है। अरे भैया देख रहे हो इतना लेट हो गया, चलो ना भैया। वहां से आते समय भाड़ा नहीं मिलता। हाँ मम्मी, हाँ ठीक है, चलिए मैं रखती हूँ। भाई पकड़ उसको। अबे भाई, अरे मुझे लग रहा उधर से गई है। पकड़ पकड़, चल। देशपांडे, अच्छा वो आप आ गए। ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे सर। अब तुम बिल्कुल सेफ हो। रुक! सच बता रहा। थैंक यू सो मच सर, आप इतनी जल्दी आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कुछ नहीं होता। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि मौका वारदात पर पहुंचा ये ऑफिसर लड़की का कोई दोस्त या रिश्तेदार होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि महिलाओं के रक्षक बनकर उभरे एसपी सचिन देशपांडे, जिनका पर्सनल मोबाइल नंबर बेगूसराय की हर लड़की के मोबाइल फोन बुक में था, जो कि उन्होंने खुद दिया था। और कोई भी लड़की या औरत बेझिझक किसी भी वक्त उन्हें उनके पर्सनल मोबाइल पर कॉल कर सकती थी। सचिन देशपांडे केवल शहर के एसपी नहीं बल्कि महिलाओं के रक्षक और एक अच्छे दोस्त की तरह थे। अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे देशपांडे जी से मिलना है। साहब नहीं है। कहाँ गए वो? हमारे साहब को खाना पीना सोना भी होता है। अरे थोड़ा तो सांस लेने दीजिए उन्हें। अच्छा ठीक है, आप ये बुके उन्हें दीजिएगा। जी मैं दे दूंगा, आप जाइए। सर वो बेगूसराय केस में हमें नई कड़ी हाथ लगी है सर। वेरी गुड जी सर। फाइल को भी। यू आर रियली द सुपर हीरो, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर ये आपके लिए। थैंक यू थैंक यू सर वन सेल्फी प्लीज सर। श्योर। थैंक यू सर। मैडम बस थैंक यू। थैंक यू सो मच।
सर एक छोटा सा साइबर कैफे ही तो था सर, मैं संभाल लेता। आपने को तकलीफ की। दर्पण, हो सकता है मेरी एक छोटी सी तकलीफ कईयों को राहत पहुंचा जाए, इसीलिए मैं किसी भी केस को छोटा या बड़ा नहीं समझता। एक साइबर कैफे में हो रही गलत हरकत भी मेरे लिए उतनी बड़ी परेशानी है। क्या चल रहा है? रंगीन फिल्म चल रही है, देख अंदर देख, सबको देख दर्पण। क्या 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 ये क्या है? लाइन लगाओ। माफ करना सर, आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चुप। अब दोबारा तेरे साइबर कैफे में ये सारी हरकतें होते देख लिया ना मैंने, तो तुझे भी ऐसी एक वीडियो में बैठा दूंगा मैं। नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। माफी मांगो, दोबारा ऐसा मत करना। सर एक बात समझ नहीं आई, आपने इन्हें वीडियो देखते पकड़ा भी लेकिन अरेस्ट नहीं किया। हम चाहते तो इन्हें अरेस्ट करके अच्छा सबक सिखा सकते थे सर। दर्पण, हम चाहने को बहुत कुछ कर सकते हैं एंड डेफिनेटली हमें करना भी चाहिए, पर अगर मुजरिम सुधरना चाहता हो और उसका जुर्म ज़्यादा बड़ा ना हो तो उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। यहीं इसकी जगह कोई ऐसा मुजरिम होता जिसने समाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया होता तो उसे मैं किसी भी हालत में जाने नहीं देता। हेलो देश पांडे। या सर बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे इन सबों को पकड़ने का हम। कौन से कॉलेज के हैं? एएन कॉलेज। घर वालों को खबर कर दिया है, आते ही होंगे। खोले से। हवलदार। हाँ भाई। सर माफ कर दो सर, हम तो मस्ती कर रहे थे सर, हम तो मस्ती कर रहे थे सर। अरे चल दूर हट। बाहर लेकर आई। चल चलना, चल खड़ा रहा। तुम सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हो इसीलिए छोड़ रहा हूँ, एफआईआर नहीं कर रहा तुम्हारे खिलाफ, वरना करियर खत्म हो जाएगा एक एक का। पर तुम लोगों को वो सजा जरूर मिलेगी जो हर स्कूल कॉलेज के बच्चों को सुधारने के लिए दी जाती है। चलो उठक बैठक स्टार्ट करो। भाई शक्ल क्या देख रहा है, स्टार्ट कर। चलना। शर्म आ रही है? साहब क्या हुआ? ये राज हमारा बेटा, हमें फोन आया था, इसने कुछ बदमाशी की सर। लड़कियां छेड़ रहे थे ये तीनों। हम इन्हें लड़कियों की इज्जत करना सिखा रहे हैं, काश ये काम आपने घर पे सिखाया होता। साहब हम आपको पूरा भरोसा दिलाते, आगे से इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। माफी मांग, माफ कर दीजिए सर प्लीज। गुप्ता जी। हाँ सर। छोड़ दीजिए ना। प्रिया, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो दीपक। आओ ना इधर एक मिनट साइड में। और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे प्रिया, मैंने तुम्हारी एक वीडियो देखी, क्या कमाल की एक्टिंग करती हो तुम। हाँ, लेकिन तुम्हारा जो को एक्टर है ना, तुम्हें शूट नहीं कर रहा था। कौन सी वीडियो? वो स्किट कंपटीशन वाली ना? तुमने लास्ट ईयर की वीडियो देखी है? लास्ट ईयर वाली नहीं, लास्ट नाइट वाली स्किट। लास्ट नाइट? हाँ ये देखो। अरे प्रिया तुम तो रोने लगी। अरे मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, कोई दुश्मन थोड़ी हूँ जो वीडियो में सबको दिखा दूंगा। अरे मैं तो चाहता हूँ ये दोस्ती कुछ और खास हो जाए, नहीं समझी? देखो प्रिया, मैं तुम्हारी ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? शर्त यह है प्रिया कि मैं तुम्हारी मूवी के पार्ट 2 का हीरो बनना चाहता हूँ। वही घर, वही वक्त, वही बिस्तर और वही तुम। बदलेगी तो सिर्फ एक चीज़, तुम्हारा हीरो। इसे धमकी समझो या सलाह, फैसला तुम्हें करना है। मैं तुम्हारा आज रात इंतज़ार करूँगा। क्या हुआ क्या है प्रिया? शालिनी, मुझे अभी दीपक मिला था, उसके पास हमारा खराब का वीडियो है। वीडियो? कैसा वीडियो? उसके पास हमारा एमएमएस है। शिट! जरूर साले ने घर में कैमरा लगाया होगा, मुझे लगा नहीं था कि वो ये भी कर सकता है, इसलिए मैंने घर भी चेक नहीं किया। छोड़ो ना शालिनी, वैसे भी गलती हमारी है जो हम उसके घर गए। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या कह रहा है वो? वो चाहता है कि मैं आज रात उसके साथ। तुम्हारे पापा तो एमएलए है ना, तुम प्लीज मेरी हेल्प करो। तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ।
शर्त यह है प्रिया कि मैं तुम्हारी मूवी के पार्ट 2 का हीरो बनना चाहता हूँ। क्या प्रिया, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ इतनी सारी तैयारियां कर रखी हैं और तुम होगे, तुमने अब तक कोई फैसला नहीं किया। अरे यार, मुझे तुम्हारा वीडियो है ना कॉलेज के ग्रुप में सेंड हो गया था। घबराओ मत, सेंड नहीं हुआ था, मैंने कैंसिल कर दिया था। इस बार तो तुम्हारा वीडियो नहीं गया है? लेकिन अगली बार कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए तुम 1 घंटे के अंदर जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आजा। हाँ प्रिया बोलो। दीपक का मुझे अभी कॉल आया था, तुम्हारी से बात हुई क्या? वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैं उसके पास नहीं गई तो वो ये वीडियो सबको फॉरवर्ड कर देगा। प्लीज तुम कुछ करो ना। प्रिया मैंने उससे बात की है, वो साला पागल हो गया है। तुम एक काम करो, तुम उसके घर पहुंचो, मैं भी वहीं पहुंचता हूँ। दोनों उसके पैरों पर गिर जाएंगे, हो सकता है वो मान जाए। पर शैलेंद्र, अब कोई और रास्ता नहीं है प्रिया, तुम वहाँ पहुंचो, मैं बस आता हूँ। पापा मैं अभी आती हूँ। इस वक्त कहाँ जा रही हो? वो स्टेशनरी से ग्राफ बुक लेना है ना, कल प्रोजेक्ट सबमिशन का लास्ट डेट है। ठीक है, जाओ, लेकिन सुनो, जल्दी आ जाना। अरे वाह प्रिया, तुम आ गई। सुबह से तुम्हारे ही वेट कर रहा था, तुम्हारी याद में तुम्हारी वीडियो देख रहा था। आओ अंदर आओ। नहीं, पहले ये बताओ शैलेंद्र कहाँ है? प्रिया मैं यही हूँ, अंदर आ जाओ। शैलेंद्र, इसको बोलो ना वो वीडियो डिलीट करने के लिए। क्यों? मेरे माथे पे क्या सी लिखा है? जो तुम कहोगी मैं डिलीट कर दूंगा। देखो ना, ये क्या बोल रहा है? प्रिया अब वैसे भी एक रात में तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? हाँ शैलेंद्र, ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे भाई ठीक ही तो कह रहा हूँ भाई, मैं तो कहता हूँ कि मेरे दोस्त दीपक को तुम एक चांस दे ही दो, क्या पता है मुझसे ज्यादा टैलेंटेड निकले। तुमसे तो मैं कभी जिंदगी में नहीं मिलूंगी। तुम पे भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अरे प्रिया, अपना वीडियो तो देख लो, देखो। अरे देखो तो सही। इतना अच्छा हो रही है। अगर मैंने इसे एक बटन दबाया ना तो ये सब में फैल जाएगा, हैं? और उसी से तुम्हारी बदनामी पक्की। अगर तुम यहाँ से बाहर निकली तो अपनी बदनामी भी साथ लेकर निकलोगी। अरे वाह शैलेंद्र, तू तो बहुत अच्छा दोस्त है यार। कमाल कर दिया यार आज तूने। हेलो, देश पांडे स्पीकिंग। सर, काश मैंने आपको पहले फोन किया होता। सब कुछ खत्म हो गया सर। कौन बोल रहा है? उन लोगों ने मेरे साथ। हेलो हेलो, सर लोकेशन यही थी? हाँ सर, इसी लोकेशन से फोन आया था सर, और वो किसी प्रिया सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है सर। इस प्रिया सिंह की सारी कॉल डिटेल्स मुझे चाहिए। तुम उधर जाके देखो, तुम वहां देखो और आसपास के सारे इलाकों में छान मारो, हो सकता है किसी ने उसे आसपास देखा हो। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी प्रिया बहुत देर से घर नहीं आई, प्लीज उसे ढूंढिए।
कितनी देर से नहीं लौटी? 7-8 घंटे हो गए सर। हमारी बेटी स्टेशनरी शॉप पे कुछ लेने के लिए गई थी, मगर अभी तक वापस नहीं आई। उसके पहले घर में कुछ हुआ था, जैसे लड़ाई झगड़ा, कहा सुनी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। प्रिया की फोटोग्राफ हमें दे दीजिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? आज हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, इंटरनेट और स्मार्टफोन के बगैर खुद को अपाहिज सा महसूस करते हैं। लेकिन हमारी यही जरूरतें अपराध का कारण भी बन सकती हैं। एमएमएस एक बहुत बड़ी समस्या है और स्मार्टफोन का आविष्कार कई लड़कियों के लिए अभिशाप बन चुका है। हमारे बच्चे इसका शिकार ना बने, इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों से बात करें और ध्यान रखें कि वो टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग ना करें। प्रिया केस में भी ऐसा ही हुआ था और बाकी लड़कियों की तरह उसने भी मुसीबत में सचिन देशपांडे को ही कॉल किया। लेकिन क्या सचिन देशपांडे प्रिया को ढूंढ पाएंगे? और कहां थी प्रिया? सब प्रिया सिंह की सारी डिटेल मिल गई है। उसके पिता आए थे उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने, बता रहे थे कि घर से निकलने से पहले वो काफी परेशान थी। सर, हमने उसके फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए। किसके से बात हुई थी प्रिया की? कोई ऐसा नंबर जिस पे और दिनों के मुकाबले ज्यादातर कॉल्स हुई हो? कोई नया नंबर? सर, ये 2 नंबर है जिनसे उसकी लगातार बातचीत होती थी। एक किसी दीपक का है और दूसरा शैलेंद्र यादव। सर, ये शैलेंद्र यादव हमारे यहाँ के एमएलए कन्हैया लाल यादव का बेटा है। सर हमने कुछ नहीं किया। सर सच में कुछ नहीं किया सर। शैलेंद्र अगर क्लास में नहीं है तो है किधर? सर हमें नहीं मालूम, वो मूवी के लिए गया होगा। तुम्हारी मूवी हम बनाते हैं। चल। तुम लोगों की कॉल डिटेल्स आ चुकी हैं। कल रात तुम्हारी भी लोकेशन वही थी जो प्रिया की थी। बताओ क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? बोलो। सर हमने कुछ भी नहीं किया। नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। सर मैंने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया सर। सर हमने कुछ नहीं। सर बता दो। 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 सर प्रिया कल रात मेरे घर पे आई थी। वो शैलेंद्र की गर्लफ्रेंड है सर। शैलेंद्र हमें रोज बताता था कि उन दोनों के बीच क्या क्या होता है सर, इसलिए हम सब ने शैलेंद्र के साथ सर शर्त रखी थी कि वो उसे सेड्यूस करे और फिर हम सब ने उसके साथ क्या किया? सर रेप किया सर हमें कहाँ मिलेगा शैलेंद्र? कॉलेज में सर फर्स्ट लेक्चर में मिला था, उसके बाद नहीं दिखा सर। हेलो सर, आपके बेटे से मैं पूछताछ कर रही हूँ। कैसन पूछताछ देशपांडे? एक लड़की नहीं मिल रही है, प्रिया सिंह। वो आपके बेटे की गर्लफ्रेंड थी। आपके बेटे के करीबी दोस्तों ने बयान दिया है कि शैलेंद्र ने ही उसे अपने दोस्त के यहाँ बुलाया था, फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। सिर्फ कहीं सुनी बातों पे विश्वास करके तुम यहाँ तक चले आए। ये बात जानते हो ना कि ये अपोजिशन वाले एमएलए का नहीं बल्कि रूलिंग पार्टी के एमएलए कन्हैया लाल यादव का घर है। रूलिंग पार्टी के एमएलए का लड़का हो या रूलिंग पार्टी के सीएम का लड़का हो, देशपांडे गुनहगार को गुनहगार की नजर से देखता है। अगर आपने हमें उस तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की तो मजबूरन हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। हम नहीं जानते कि वो कहाँ है और हमको ये भी नहीं मालूम कि उसने क्या किया है। ये मेरा घर है और यहाँ पर सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। एक बात याद रखना कन्हैया जी, मुजरिम को छुपाना भी एक जुर्म है और अगर मुझे पता लगा कि आप अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको भी कानून के कटघरे तक घसीट के ले जाऊंगा। देशपांडे, वो मेरा बेटा है और इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा मैं उसे। अपने इन पिल्लों को पाल के रखना कन्हैया, क्योंकि तेरे बेटे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे उसे पाताल से ही क्यों ना खोद के निकालना पड़े। इधर तू मेरे सालों की मेहनत बर्बाद करके रहेगा। देशपांडे आया था, धमकी देकर गया कि तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे कोई प्रसाद की तरह अपनी गर्लफ्रेंड को बांटता है किसी को? पापा दिमाग घूम गया था, सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि तुम्हारी इस हरकत से मेरी कुर्सी और इमेज पे कितना बुरा असर पड़ेगा। सोचा नहीं था, बेवकूफ कहीं का। जी मालिक। हाँ देवेश, एक काम करो,
शैलेंद्र के दोस्त जो पुलिस कस्टडी में हैं उनके घर जाओ फौरन, उनके माँ बाप से मिलो, उनसे बात करो, जितना पैसा हो सकता है उतना पैसा उनके मुंह पर मारो, खरीद लो एक एक को, चाहे कुछ भी हो जाए शैलेंद्र का नाम नहीं आना चाहिए कहीं पर। अरे मालिक आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर आपको गुड न्यूज देता हूँ। पापा वो प्रिया का क्या करना है? अरे आपके खानदान का एक ही चिराग है और वो भी नाम रखे हैं दीपक। तो आप क्या चाहती हैं कि खानदान का चिराग बुझ जाए? अरे माँ हैं आप चाहती हैं क्या? नहीं ना, प्यार से समझा रहे हैं, मान जाओ। नहीं मारेंगे बम ना तो पूरा घर धुआं धुआं हो जाएगा। अगर शैलेंद्र बाबू के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिया तो खत्म कर देंगे सबको। आई बात समझ? मनीष बाबू ना शैलेंद्र बाबू का दोस्त है, लेकिन ऐसी दोस्ती कौन काम की कि शैलेंद्र बाबू फंस जाए। अब मनीष को बाबू को समझाइए कि अगर शैलेंद्र भैया के खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगे तो उनको हो जाएगी जेल, फालतू में खून खराबा मच जाएगा। और विक्रम ना तुम्हारा बड़ा भाई तुमको बहुत प्यार करता है, तुम उसको समझाओगे ना तो मान जाएगा। उसको बोलो शैलेंद्र बाबू खिलाफ गवाही ना दे। नहीं सर, शैलेंद्र को कुछ भी नहीं पता। वो जो भी कुछ हुआ वो प्रिया और हमारे बीच हुआ। प्रिया खुद आई थी उस रात हमारे घर पे पार्टी करने के लिए। सर हमने उसका रेप नहीं किया था, ये सब कुछ प्रिया की मर्जी से ही हो रहा था। हाँ सर, प्रिया अक्सर दीपक से शैलेंद्र के पीठ पीछे मिला करती थी सर। आप चाहें तो उस घर के अड़ोसी पड़ोसी से पूछ सकते हैं। और तो और वो दीपक के साथ सब कुछ कर चुकी थी सर, और उसने उस रात हम सब के साथ भी सब कुछ किया सर। वो ऐसी ही थी सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर। और अब तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। लेकिन पुलिस को दिए तुम्हारे बयान के अनुसार शैलेंद्र भी इन सब में शामिल था और तुम सब लोगों ने मिलकर प्रिया का रेप किया है। नहीं सर, ये सब देश पांडे सर ने हमें लॉकअप में बहुत मारा, जबरदस्ती हमसे बयान कबूल करवाया। सर ये लोग अपने बयान से मुकर रहे हैं। सर इन लोगों ने खुद मुझे बताया था कि उस रात शैलेंद्र भी इन लोगों के साथ था। मैंने कॉल लोकेशन ट्रेस की है, उस रात शैलेंद्र का लोकेशन भी सेम था। मिस्टर देशपांडे, ये कोर्ट आपको 1 हफ्ते का वक्त और देती है। 1 हफ्ते के बाद आप शैलेंद्र और वाजिब एविडेंस को कोर्ट में लेकर आएं और प्रिया को ढूंढने में थोड़ी तेजी करें, क्योंकि प्रिया के मिलने से ये केस आईने की तरह साफ हो सकेगा। सचिन देशपांडे के लिए यह केस बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनका मुकाबला किसी आम आदमी से नहीं बल्कि बाहुबली नेता से था, जो अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक को लांघ सकता था। लेकिन सचिन देशपांडे ने भी यह ठान लिया था कि वो इस केस से जुड़े सारे अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजकर ही मानेंगे। पता नहीं प्रिया कहां और किस हालत में होगी। प्रिया का मिलना बहुत जरूरी है, वरना शायद अगली हियरिंग में इन लोगों को कोर्ट से बेल मिल जाए। दर्पण, पूरी पुलिस फोर्स को काम पर लगा दो। मुझे शैलेंद्र और प्रिया किसी भी कीमत पर चाहिए। नाकाबंदी करो, हर गाड़ी को चेक करो, गली नुक्कड़ सड़क किसी इलाके को मत छोड़ो। मैं किसी भी हालत में इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सर मैंने एमएलए यादव की सारी हिस्ट्री निकाल ली। काफी रंगीन कारनामे रहे हैं इसके। सर इसका एक ड्राइवर है मोहन, इस समय पता चला है कि इसका एक मणिपुरा में कंस्ट्रक्शन वर्क है। वहीं पास ही में इसने एक रेस्ट हाउस बनवाया हुआ है, जहाँ ये अक्सर औरतों के साथ जाया करता है। सर हो सकता है कि प्रिया को भी इन्होंने वहीं छुपा रखा हो। रुक! ओए, उधर जाओ! रुक! अभी कुछ दिन पहले संदेहास्पद रूप से गायब हुई प्रिया पुलिस को आज मिल गई है। हम आपको याद दिला दें कि ये वही केस है जिसमें कि रूलिंग पार्टी के एमएलए कन्हैयालाल यादव के बेटे शैलेंद्र यादव का भी नाम आया है। ये केस शहर के एसपी देशपांडे के हाथ में है और आज खुद उन्होंने प्रिया को ढूंढ निकाला है। हम आशा करते हैं कि देश की बेटी प्रिया जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि इस केस में उनकी गवाही की बहुत जरूरत है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी देशपांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद। केएल यादव मुर्दाबाद। गली गली में सो रहे केएल यादव सो रहे। प्रिया इस वक्त ज्यादा कुछ कहने की हालत में नहीं है।
प्रिया ने ही मुझे बताया है कि शैलेंद्र यादव ने उसके भरोसे का फायदा उठाकर उसे दीपक के फ्लैट पर बुलाया था। उन्होंने उसका एमएमएस बनाया और उसे मजबूर किया वहां आने के लिए। उन लोगों ने एक एक करके प्रिया के साथ रेप किया। फिर उसके बाद शैलेंद्र ने भी उसके साथ रेप किया। जिस वक्त प्रिया ने मुझे ये सब कुछ फोन पर बताना चाहा, उस वक्त शैलेंद्र के पिता एमएलए कन्हैया लाल यादव के लोगों ने उसे वहां से उठाया और अपने रेस्ट हाउस लेके गए। जब उन्हें लगा कि प्रिया उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है, तब उन लोगों ने उसको मारने की कोशिश भी की। अभी प्रिया की हालत में सुधार है, लेकिन अभी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो सकती। अभी भी हम उसके फाइनल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। सर, आपके हाथ अभी तक चलने नहीं लगा, ऐसा क्यों? क्या आप अभी भी किसी पॉलिटिकल प्रेशर में हो? खाकी पर खादी कभी भी भारी नहीं पड़ सकती। मैं किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं हूं। मैं किसी भी हालत में शैलेंद्र को ढूंढकर कोर्ट के सामने पेश करूंगा। कहे थे पहले कि मार दो उसको, अब भुगतो। खुद तो जाओगे, साथ साथ में हमारा भी राजनीतिक करियर स्वाहा कर दोगे तुम। क्या हो गया? राजनीति क्या आपको बेटे से ज्यादा प्यारी है? वैसे भी हमारा बेटा जवान हो गया है और जवानी में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। आप भी तो अभी तक गलतियां करते आए हैं और बचते आए हैं, तो मेरा बेटा क्यों नहीं बच सकता? मेरा बेटा जेल नहीं जाएगा वो 2 टके की लड़की के लिए। कन्हैया लाल और शैलेंद्र का खेल खत्म हो चुका था और ये बात सचिन देशपांडे जानते थे, क्योंकि प्रिया जो बयान कोर्ट में देने वाली थी उससे पूरा केस साफ हो जाता और उसके बाद कन्हैया लाल और शैलेंद्र दोनों का बच पाना मुश्किल था। सर, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ प्रिया। तुमने एक बहुत बड़ी जंग जीती है। तुम्हारी वजह से उन बाप बेटों का सच दुनिया के सामने आया है, पर जंग अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें कोर्ट में सबके सामने उन जानवरों के खिलाफ गवाही देकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना है। थैंक यू सो मच सर, मेरी जान बचाने के लिए। वरना मुझे तो लगा था वो लोग मुझे मार ही देंगे। नहीं प्रिया, सॉरी मुझे बोलना चाहिए। उस रात काश मैं उस इलाके के इतना करीब होता कि समय रहते तुम्हें बचा पाता। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद कन्हैया लाल और शैलेंद्र जैसे लोग समाज में खुलेआम घूम रहे हैं। बहुत कुछ बदलना चाहता हूं, पर बदल नहीं पा रहा हूं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है सर। बाइक वाले आदमी ने प्रिया को गोली मार दी। जल्दी से जल्दी प्रिया को हॉस्पिटल पहुंचाओ। जी सर। मुझे बचा लीजिए, मैं जीना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें मेरे साथ मिलकर उन जानवरों के खिलाफ जंग लड़नी है। बस मुझे एक मौका दे दो। हम तुम्हारे दोषियों को सजा दिलवाने के बहुत करीब हैं। शैलेंद्र ने जो किया उसकी सजा उसको मिलकर रहेगी प्रिया। देखिए देशपांडे जी, प्रिया के शरीर से काफी खून बह चुका है। हम ओ नेगेटिव ब्लड अरेंज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ब्लड क्यों अरेंज कर रहे हैं? हम ओ नेगेटिव, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। गुड, आइए। प्रिया आईसीयू में है सर, क्या प्लीज आप आ सकते हैं सर?
सर शायद हो सकता है हमें उसका बयान मिल जाए, क्योंकि उसका बयान मिलना बहुत जरूरी है, तभी प्रिया को इंसाफ मिल पाएगा। थैंक यू सो मच सर। आइए सर। प्रिया, प्रिया बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हेलो, हाँ दर्पण बोलो। सर हमारे कुछ कांस्टेबल जो एमएलए यादव के घर पे नजर टिकाए बैठे थे, उन्होंने यादव के घर पे कुछ हलचल नोटिस की है। सर उन्होंने रिपोर्ट किया है कि यादव के घर से कुछ काले शीशे वाली गाड़ियां निकली। सर मुझे लगता है कि ये शैलेंद्र को बचाने का प्लान है। जब तक इसको अपने किए की सजा नहीं मिल जाती घर से बाहर तो क्या, मैं इसे नर्क में भी नहीं जाने दूंगा। नीचे खोलो, शीशा खोलो। 12। क्या हुआ इंस्पेक्टर? सर हमारे पास ऑर्डर है आपकी गाड़ी चेक करने के। कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। क्या हुआ? कुछ मिला? नहीं मिला ना? तो जाओ जाकर कह दो अपने उस एसपी से कि उसकी टक्कर यादव के साथ है, कन्हैया लाल यादव। अरे बहुत एसपी देखे हैं उसके जैसे हमने, बहुत आए और चले गए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके कोई। हाँ सर ये यादव तो बहुत चालाक निकला, खुद गाड़ी लेके निकला है ताकि हमें चकमा दे सके। फिर भी आपके ऑर्डर के हिसाब से हमने 2 कांस्टेबल छोड़ दिए उसके घर पे नजर टिकाने के लिए। उन कांस्टेबल्स को बोलो कि वो आराम करें, क्योंकि ये शैलेंद्र नाम का चूहा किसी और ही बल से निकला है। क्या देवेश, बीवी को लेकर कहां जा रहा है? मिलवाएगा नहीं? अरे भाग चल। हाँ भाग। रुक शैलेंद्र, रुक। अरे कम से कम फोन तो उठाओ। हेलो पापा, देश पांडे पीछे लगा है पापा। देवेश को तो ढेर कर दिया, लगता है हमें भी नहीं छोड़ेगा। रुक शैलेंद्र, रुक। शैलेंद्र रुक, रुक शैलेंद्र, शैलेंद्र रुक जाने तो गोली मार दूंगा। लड़की को छेड़ता है, लड़की को शेयर कर, दोस्तों को शेयर करेगा। चल तुझे नंगा करके ले चलता हूँ, चल। प्रिया ने मुझे खुद बयान देकर कहा है कि उसके साथ जो भी घटना हुई वो शैलेंद्र यादव के इशारे पर हुई। उस रोज खुद शैलेंद्र ने उसे दीपक के घर पर बुलाया, जहां पर इन सारे लड़कों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। शैलेंद्र यादव ने प्रिया का अश्लील वीडियो भी बनाया। ये कोर्ट शैलेंद्र यादव, दीपक और उनके बाकी सारे साथियों को प्रिया के साथ बलात्कार करने पर आईपीसी की धारा 376 के तहत 5-5 साल की सजा सुनाती है। इन लोगों ने प्रिया का एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। इसके लिए आईपीसी की धारा 292 के तहत इन्हें 3-3 साल की सजा सुनाई जाती है। प्रिया के साथ हुई घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त करती है।
तो आखिरकार प्रिया को इंसाफ मिला। एसपी देश पांडे ने जिस चुस्ती और फुर्ती से इस केस को सॉल्व किया है, उसी चुस्ती और फुर्ती से कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। प्रिया के सम्मान को एसपी देश पांडे ने आज फिर से वापस दिलाया। आशा है कि प्रिया जल्द से जल्द रिकवर करे और एक आम जिंदगी की फिर से शुरुआत करे। एक्सक्यूज मी। प्रिया, कैसी हो प्रिया? मैं ठीक हूँ सर। सर, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। आपने मुझे मेरा सम्मान वापस दिलाया है। सर, जय हिंद सर। जय हिंद। बाहर कैसे खड़े हो सारे? सर, हमने सुना है आपने यहाँ से ट्रांसफर ले लिया। सर, पूरे डिपार्टमेंट, पूरे शहर के दिल में आपने एक आग पैदा कर दी। वो आग जिससे यादव जैसे लोग जलकर खाक हो गए। अब आप इन सबको छोड़कर जाना चाहते हैं? मुझे तुम सबसे और इस शहर से बहुत प्यार मिला और मुझे इस बात का भी यकीन है कि इस आग को तुम लोग बुझने नहीं दोगे। समाज का जो कचरा हम लोगों ने मिलकर साफ किया है, उसमें तुम वापस गंदगी लगने नहीं दोगे। मेरा क्या है, यहां मेरा काम खत्म। अब अगले शहर में जाकर वहां का कचरा साफ करेंगे। किसी और शहर में किसी शैलेंद्र यादव से किसी प्रिया को बचाना है। जय हिंद सर। जय हिंद। हाल ही में हुए प्रिया रेप केस को सॉल्व करने वाले शहर के एसपी देश पांडे ने शहर से अपना तबादला करा लिया है। उनके जाने से सिर्फ उनके नजदीकी ही नहीं बल्कि पूरे शहर में गमगीन माहौल है। अब देखना यह है कि जिस शहर में उनका तबादला हुआ है। बहुत कम ऑफिसर सचिन देशपांडे जैसे होते हैं जो अपने आप में एक मिसाल होते हैं। अगर प्रिया के पास सचिन देशपांडे का नंबर नहीं होता तो शायद उसके और उसके साथ हुए अपराध के बारे में पता ही नहीं लगता। आज हम वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी शक्ति के नारे लगाते हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से बात नहीं बनती। और सचिन देशपांडे ने यह बात साबित कर दी। मेरी नजर में वो एक सच्चे रियल लाइफ हीरो है। और ऐसे ही एक हीरो की कहानी लेकर मैं आ रहा हूं 18 दिसंबर को आपके नजदीकी सिनेमा हॉल में। देखना मत भूलिएगा बाजीराव मस्तानी, जिसमें आप मुझे देखेंगे पेशवा बाजीराव के रूप में। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये थी क्राइम पेट्रोल डायल 100 के रियल लाइफ हीरोज के स्पेशल वीक की पहली कहानी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और जांबाज ऑफिसर की कहानी के साथ। क्राइम पेट्रोल डायल 100 रणवीर सिंह को उनकी आने वाली फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। बापू, बापू यहाँ आओ ना। बापू, मुझे गुड़िया चाहिए। बेटा आज नहीं, दूसरे दिन लेते हैं। बापू, पर मुझे गुड़िया चाहिए। मम्मी ना अभी 40 दिन तक मिला है। बापू फिर कभी दे दे। आजा आजा, भात पिला। चल पूछ दो। बापू, हमें झूले में बैठ सकते हैं? हाँ बेटा, आजा चलो। रुपया में 3 लोग, 5 इतनी खुश है ना हमारे बच्चे। 5। अगर हमारे पास पैसे होते ना तो गुड़िया भी दिला देते। आप चिंता मत कीजिए, मम्मी ना समझदार है।
ममीना देखी। डॉक्टर साहब देखिए ना, साहब कोई है हमारी बच्ची। साहब हमारी बच्ची को देखो ना क्या हुआ, तब से आंख नहीं खोल रही है साहब। 2 मिनट रुकिए, मैं डॉक्टर साहब को बुला के लाता हूँ, वही देखेंगे इनको क्या हुआ। ठीक है मीना, ये बच्चा खोल रहा बच्चा। ये फुलिया मम्मी खाना। डॉक्टर साहब देखिए ना हमारी बच्ची को क्या हुआ है। बच्ची को जल्दी से अंदर लेके आइए। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी बच्ची को? देखिए बच्ची बहुत डर गई है। डॉक्टर साहब ममीना ठीक तो हो जाएगी ना? जी बिल्कुल, 2 दिन के बाद आप इसे यहाँ से लेके भी जा सकते हैं। साहू इंजेक्शन। हम घर जाके आते हैं, रात में रुकने के लिए चादर और बिछौना लेते आएंगे। सुबह का खाना भी रखा है ढककर, वो भी ले आना, रात को काम आएगा। हम यहीं पर ममीना के पास हैं। ठीक है, हम जल्दी आते हैं। ममीना, 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 ममीना। भाई साहब आपने मेरी बच्ची को देखा है? इतनी सी है, सांवली सी। नहीं बहन जी, मैं तो नहीं देखा। ममीना, 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 ममीना। क्या हुआ बहन जी, किसे ढूंढ रही हो? वो हमारी बच्ची ममीना, वो मिल नहीं रही है। हम बस 10 मिनट के लिए बाहर गए थे। नहीं मिल रही है, रुकिए हम भी देखते। ममीना, 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 बिटिया, ममीना, ममीना, बिटिया, ममीना, ममीना, ममीना। क्या हुआ फुलिया, तू रो कह रही है? ममीना मिल नहीं रही है। हमने सब जगह देख लिया, रो कहीं नहीं मिली। झारखंड के खूंटी गांव में खुशनुमा माहौल था और गांव के लोगों की इस खुशी का कारण था वो मेला जिसे वो हर 7 साल में एक बार बड़े उत्साह के साथ मनाते थे। ये मेला जो गांव वालों के लिए हर 7 साल में खुशियों का कारण था, इस बार वो एक माता पिता के लिए बहुत बड़े सदमे का कारण बनने वाला था। गांव में हुए हमले के बाद ममीना को एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसके माँ बाप बच्ची की हालत की वजह से पहले से ही डरे हुए थे, लेकिन वो तब सन्न रह गए जब भरी दोपहर में ममीना अपने बिस्तर से गायब हो गई। इन सभी सवालों के साथ बिरंची और फूलिया पहुंचे शहर के डीएसपी विनोद तिवारी के पास।
सर। यस मीरा, कम इन। मीरा, ये विरांची और फुलिया हैं। आज सुबह कुत्ती गांव के मेले में जो हमला हुआ था उनमें इनकी बच्ची घायल हो गई थी, जिसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। अब वो बच्ची मिल नहीं रही। मैं स्पेशली ये केस तुम्हें देना चाहता हूँ, चाहे जो कुछ भी करना पड़े। आई डोंट केयर, मुझे वो बच्ची चाहिए। कैसा? देखिए, आप लोग भरोसा रखें, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, हम लोग उसे ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? सर, मुझे इसके लिए एक अलग टीम तैयार करनी पड़ेगी और सबसे पहले मैं हॉस्पिटल के आसपास के इलाके को छानना चाहती हूँ। प्रोसीड। थैंक यू सर। मुझे तो कुछ देर पहले ही पता चला कि हॉस्पिटल से एक बच्ची गायब है। बच्ची बहुत ही घायल थी, तो मैंने उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी और साहू से कह दिया था उसकी देखभाल के लिए। जी सर, आपने बुलाया मुझे? साहू, यहाँ इस बेड पर आज एक बच्ची एडमिट हुई थी, ममीना। कहाँ है वो? मैडम जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं एक दूसरे काम में बिजी था और तभी मैंने देखा कि ममीना! ममीना! क्या हुआ बहन जी? हमारी बच्ची ममीना, वो मिल नहीं रही है। रुकिए, हम भी देखते हैं, आइए। ममीना! 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 मैडम जी, जैसे ही मुझे पता चला कि बच्ची खो गई है, मैं भी उसकी माँ के साथ उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि बच्ची हॉस्पिटल के बाहर अपने माँ बाप को ढूंढते हुए गई होगी और खो गई होगी। एक काम करो, हॉस्पिटल के आसपास का चप्पा चप्पा छान मारो। अगर बच्ची बाहर गई है तो वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, नजदीकी कहीं मिलेगी। कम ऑन, क्विकली मूव। यस मैम। मैडम, हमने यहाँ पे आसपास के सभी इलाकों को सर्च कर लिया है, यहाँ पे उस बच्ची को किसी ने नहीं देखा। यहाँ पे भी ममीना को बाहर घूमते हुए किसी ने नहीं देखा। इस रजिस्टर में उन सारे पेशेंट्स और विजिटर्स के डिटेल्स हैं जो आज इस हॉस्पिटल में थे। कोई बच तो नहीं गया? मैडम, एक बच्चा बचा है। आप लोग घर जा सकते हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं बच्चे को? मैडम, बच्चे को डिस्चार्ज किया जा रहा है। अच्छा, ममीना जिस वार्ड में थी, क्या ये बच्चा उस टाइम उसी वार्ड में था? जी हाँ मैडम। बेटा, आपके कमरे में एक दीदी थी, उसका नाम ममीना है। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? हाँ, देखा है। अच्छा बेटा, आपने उन्हें लास्ट कब देखा था? साहू अंकल जब भी कचरा लेने आए थे तभी दीदी को लास्ट टाइम देखा। क्या रे साहू, फूलिया के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढ रहा था या किसी और के साथ मिलकर बच्ची गायब कर रहा था? मैडम, आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, थाने चल, समझ आ जाएगा। साहब जी, मैंने कुछ नहीं, मैडम मैंने कुछ नहीं किया। मैडम साहब जी, विश्वास कीजिए। क्या मनु, कैसा है? बकरीद के लिए बकरे खरीद लिए? अरे नहीं उस्मान भाई, अभी कहाँ। अच्छा भाई, हम तो इस बार 5 खस्सी काटेंगे, खूब खिला पिला रहे हैं। लाओ फिर अपना वाला थैला लाओ। ले भाई मोनू। अच्छा उस्मान भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो ये बाकी का सब खाली करो। साहब, अरे साहब नहीं पता। अरे साहब नहीं पता। कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब बोलेगा नहीं बोलेगा? अरे साहब बोल बोल। बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। जल्दी बता, क्या किया ममीना के साथ? कहाँ है वो? मैडम, मैंने उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाया था ताकि वो होश में ना आ पाए।
फिर उसे ट्रॉली में लोड करके कूड़े फेंकने वाले काले थैली में डाल के मगन को दे दिया था। वो सब करने के लिए मुझे सब 500 रुपए दिया करता था। इस 500 रुपए के लिए तूने एक मासूम बच्चे की जिंदगी का सौदा कर दिया। कितना के साथ किया ऐसा? इसके पहले 2-3 बच्चियों के साथ किया था मैडम। मगन को दिया था। क्या करता है बच्चों का? कहाँ ले जाता है इन्हें? मैं सिर्फ काली थैली में डाल के मगन को दे देता था मैडम। वो इसे कहाँ लेके जाता है, किसको देता है, मुझे कुछ नहीं मालूम। और मगन यही हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करता है मैडम। मैडम मंगललाल घर पे नहीं मिला, उसके घर से भी कुछ नहीं मिला। आसपास पूछताछ की है, जैसा थैला साहू ने बताया था ऐसा कोई कूड़े का थैला मंगललाल को ले जाते हुए किसी ने नहीं देखा। मैंने खुद कूड़ेदान चेक किया, खाली था मैडम। विक्रम, तुम इमीडिएटली स्केच आर्टिस्ट के साथ हॉस्पिटल जाओ और वहाँ आसपास के लोगों की मदद से मगन की स्केच तैयार करवाओ। हमें जल्द से जल्द मगन को ढूंढना होगा, तभी पता चल पाएगा कि ममीना कहाँ है। ओके मैडम। मैडम, हमारी ममीना कहाँ है, कुछ पता चला? मेला देखने गए थे, अब एक ही बिटिया है हमारी, उसके बिना हम नहीं रह सकते मैडम। हमारी मम्मीना को कहीं से भी खोज के ला दीजिए। देखिए प्लीज आप लोग भरोसा रखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी बेटी को ढूंढने की। प्रमोद भाई, कैसा माल लाए हो बे इस बार? अरे अभी दिखाते हैं, माल कभी खराब हुआ है क्या? लाभ है, निकाल। आराम से आराम से। ये ले, तीनों को मिलाकर 1.5 लाख हुई। अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। खबर करवा दूंगा। विक्रम, हर जगह इस मगन की फोटो इमीडिएटली भिजवाओ। हर नाकाबंदी पर भी इसकी फोटो होनी चाहिए। हो सकता है कि लड़कियों को लेकर भागने की कोशिश करे। साहू ने हमें बताया था कि उसने पहले भी बच्चियों को गायब करके मगन के हाथों बेचा था। अगर ये काम बार बार हो रहा है तो ये खेल जरूर बहुत बड़ा है और साहू इसमें सिर्फ एक मोहरा है। हमें शतरंज के खेल की तरह इस खेल में भी असली खिलाड़ी तक पहुंचना पड़ेगा। खैर, कुछ पता चला कि वो कचरे का डब्बा कितने बजे खाली हुआ था? मैडम, कचरे का डब्बा 2 बजे खाली हुआ था और ममीना भी तकरीबन 2 बजे ही गायब हुई है। साहू ने ममीना को एक कचरे के थैले में डालकर मगन को दे दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मगन अकेले इतने बड़े कचरे के थैले के साथ एक भीड़ भाड़ वाले जगह में से अकेले न जा पाया हो और इसीलिए उसने किसी ट्रक का सहारा लिया हो। एक काम करते हैं, जहाँ पे ये कचरे के थैले डंप होते हैं ना, वहाँ पे जाके पता करते हैं। हो सकता है ये बहुत बड़ा एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट हो और ये सारे ट्रक वाले उसमें इन्वॉल्व हों।
मैडम 4 या 5 बजे के आसपास तो मोनू आता है अपनी गाड़ी लेके यहाँ कचरा फेंकने। गाड़ी का नंबर है? हाँ मैंने लिखा हुआ है JH03VE4332। विक्रम, मुझे ये मोनू 1 घंटे के अंदर मेरे सामने चाहिए। ओके मैडम। चलो बाहर निकालो सबको। चलो 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 चलो। चलो अभी नहा धो के चकाचक तो हो गई हो तुम लोग। अभी खाओ पियो और सो जाओ, क्योंकि रात को हमें एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, ठीक है? देख, तेरे ऊपर वेस्ट करने के लिए फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। जितना तू मेरा टाइम वेस्ट करेगा मैं तुझे वेस्ट करती जाऊंगी। मैडम मगन हमें कचरे की थैलियों में लाल निशानी लगा के देता था, और मगन ही क्यों, कई अस्पतालों से हमें ऐसी थैलियाँ मिलती थी, और वो थैलियाँ हम उस्मान भाई को देते थे, उस्मान भाई बंगार वाला, और ये थैलियाँ हमें पकड़ाने के 2000 रुपये मिलता था। इसका मतलब विक्रम जितना हम सोच रहे थे खेलों से कहीं ज्यादा बड़ा है। तुम एक काम करो, इस मोनू को लेकर उस उस्मान की स्केच तैयार करवाओ, और साथ ही मुझे उस्मान की पूरी जन्म कुंडली चाहिए। ओके मैडम। मैडम हमारी बच्ची का कुछ पता चल। देखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ममीना को ढूंढने की। आप लोग भरोसा रखिए, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आपकी बेटी बहुत जल्द आप लोगों के साथ होगी। हम लोग की जान बसती है उसमें, हम लोग उसके बिना नहीं रह सकते। मैडम मैंने यहाँ अच्छे से हॉस्पिटल चेक कर लिया है, यहाँ कभी कोई बच्चा गायब हुआ ही नहीं। हाँ विक्रम, मुझे यहाँ भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला है, और अब तक इस मगन का भी कुछ पता नहीं चला है। इंस्पेक्टर मीरा ममीना को ढूंढने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही थी, लेकिन ममीना के गायब होने का राज और गहरा होता जा रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 नाम सामने आए, साहू और मगनलाल। लेकिन इंस्पेक्टर मीरा ने जिस खेल को समझना शुरू ही किया था, उस खेल के असली खलनायक कहीं और ही बैठे थे। वक्त के साथ साथ ममीना पर खतरा बढ़ता जा रहा था। जिन बैग्स और बच्चों के बारे में पुलिस को मोनू से पता चला था, उनका उन हॉस्पिटल्स में नामो निशान तक नहीं था। और ऐसे में पुलिस के सामने एक और नाम आया, उस्मान मिर्जा। और अब पुलिस ने उस्मान को खोजने के सारे प्रयास शुरू कर दिए। मैडम ये रहा उस्मान का स्केच। विक्रम, हमें यहाँ के हर कबाड़ी वाले से बात करनी होगी, कहीं ना कहीं उस्मान जरूर हाथ आएगा। देखो, अब तक हमें उन हॉस्पिटल से कुछ नहीं पता चला, क्योंकि उनके हिसाब से उनका रिकॉर्ड साफ है। तुम एक काम करो, तुम मोनू को लेकर फिर से उन सारे हॉस्पिटल्स में जाओ। मोनू जरूर उन लोगों को पहचान लेगा जो उसे ये बैग्स दिया करते थे। ओके मैडम। नहीं साहब, इनमें से कोई नहीं है। नाम क्या था उस आदमी का? आकाश। हाँ सर, इस नाम का क्लिनिक तो है यहाँ, पर वो आज आया नहीं है। इस हॉस्पिटल के डॉक्टर इंचार्ज कौन है? इंचार्ज तो डॉक्टर सुशांत है, पर वो सिर्फ यहाँ मंडे को ही आते हैं, क्योंकि उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाना होता है। आज इस वक्त वो शायद सरस्वती हॉस्पिटल में होंगे। भैया यहाँ कब तक रुकना पड़ेगा? एकदम नज़रबंद हो गए हैं। ठंडे रहो, बहुत जल्दी तुम आज़ाद होंगे।
जी प्रणाम, अब हम चलते हैं। प्रणाम, आइए। जी बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मैं वहाँ मंडे के मंडे ही जा पाता हूँ, रोज़ कई हॉस्पिटल्स में विजिट करने होते हैं। आप तो जानते ही हैं कि इस गांव जैसे इलाकों में डॉक्टर्स की कितनी कमी है। हमारी कोशिश है कि हम इलाकों में घूम घूम कर लोगों में बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा करें, और यही वजह है कि मैंने सरकारी डॉक्टर बनकर ये काम करना ज़रूरी समझा। गाँव में ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं। हमारी कोशिश है कि ऐसे मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ और इलाज उपलब्ध कराएं। दरअसल ये कई बच्चों के गायब होने का मामला है और इसके लिए हम हर ज़रूरी कदम उठा रहे हैं। और जो शख्स हमारे हाथ लगा है उसने भी हमें यही बताया कि आपके हॉस्पिटल से उसने बच्चे चुराकर उन लोगों को बेचे, इसलिए हमें ये पूछताछ ज़रूरी समझी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई एम्प्लॉय इसमें शामिल होगा। ये ज़रूर किसी बाहर वाले का काम है, और हमारे हॉस्पिटल से बच्चे अगवा भी नहीं किए गए हैं। हाँ, हॉस्पिटल के आसपास ज़रूर बच्चे खेलते रहते हैं, हो सकता है उनमें से किसी को अगवा किया गया। मैडम, मैं डॉक्टर सुशांत से मिला, बातचीत से काफ़ी अच्छे इंसान लगे, जनहित के काम भी करते हैं। मैडम, उनके हिसाब से उनके हॉस्पिटल से ये बच्चे गायब नहीं हुए। विक्रम, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो कूड़े का सामान खरीदते बेचते हैं। उसमें से एक उस्मान को जानता था। उसने ये कहा कि एक वक्त ऐसा था जब उस्मान सड़क पर से प्लास्टिक के बॉटल्स ढूंढकर बेचता था, और आज उस पर पैसों की बारिश हो रही है। उसे उस्मान के घर का पता तो नहीं मालूम, लेकिन उससे मुझे उस्मान के दुकान का एड्रेस मिल गया है। फौरन एक टीम तैयार करो, हमें मौका नहीं गंवाना चाहिए। ओके मैडम। इधर देखो, तुम इधर जाओ। मैडम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। इधर आ। ये गैराज तेरा है? हाँ। इस आदमी को कहीं देखा है? तुम्हारे गैराज में गाड़ी ठीक करवाने आया था। हाँ, ये आया था गैरेज पे। इसका नंबर है? हाँ, नंबर है। डिलीवरी के टाइम उन्होंने मुझे फोन किया था। निकालो। चलो चलो। मैडम, उस्मान की कॉल डिटेल आ चुकी है, यही मानेर गांव में छुपा बैठा है। इमीडिएटली मानेर के लिए निकलते हैं। मूव। चल चल, घर और टेम्पो चेक करो इसका। मैंने क्या किया? चल। मैडम, इस केस में आया हर मोड़ चौंका देने वाला था, जो इस केस को एक अप्रत्याशित दिशा में ले जा रहा था। पुलिस जिस उस्मान मिर्जा की तलाश कर रही थी वो उस तक पहुंचे तो थे, लेकिन वहां उन्हें मिली मगन लाल और 2 और लोगों की लाशें। ये वो लोग थे जो बाकी के हॉस्पिटल से मोनू को लड़कियां सप्लाई करने का काम करते थे। इन तीनों की मौत इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि यह संगठन कोई आम संगठन नहीं है।
आखिर ये माजरा था क्या? क्या इन तीनों को मिर्जा ने मारा था? क्या होने वाला था ममीना के साथ? आखिर कहां थी ममीना और क्या हुआ था ममीना के साथ? इन तीनों की बॉडी से हमें पॉइजन के हैवी डोज मिले हैं और ये पॉइजन इन्हें जबरदस्ती नहीं पिलाया गया है, क्योंकि इनके बॉडी से हमें अनडाइजेस्टेड फूड मिला है। खाने में इन्हें जहर देकर मारा गया है। मैडम, मैंने इनकी फोटोज को क्रॉस चेक किया, बाकी की 2 लोगों को मोनू ने रिकॉग्नाइज कर लिया। ये वही लोग हैं जो दूसरे हॉस्पिटल से लड़कियां सप्लाई किया करते थे। हमारे पहुंचने से पहले उस्मान ने इन सबको जहर देकर मार डाला, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग हाथ आ गए तो उसका भांडा फोड़ होना ही है। उस्मान ने मुंह खोला? नहीं मैडम, अभी तक नहीं। चल मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं वो लड़की प्रमोद को देता था, पर माँ कसम मैंने पहले उस लड़की को नहीं मारा। मुझे तो प्रमोद ने बोला था कि उन लोगों की लाशों को उठा के कहीं ठिकाने लगा दूं। इन लड़कियों को किस गिरोह के लिए उठाता था तू? मैडम, मेरा काम सिर्फ बच्चियों को आगे पहुंचाने का था, फिर किसके पास जाती थी मुझे नहीं पता मैडम। हाँ, बस इतना पता है कि उन्हें किसी फार्म हाउस में रखते थे, फिर वहां से कहीं और लेके जाते थे मैडम। बस इतना ही पता है। सर, जिन लोगों की बॉडीज हमें उस्मान के घर के बाहर टेम्पो में मिली थी, उन सबको खाने में जहर देकर मार डाला गया था। उस्मान से इतना तो पता चला है कि उनको ये बॉडीज ठिकाने लगाने के लिए किसी प्रमोद ने बोला था। हो सकता है ये प्रमोद भी इन सब में शामिल हो। सर, मुझे तो ये सब एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का काम लग रहा है। इस लेवल की प्लानिंग, इस सफाई के साथ एग्जीक्यूशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो कोई भी चला रहा है, नो डाउट बहुत शातिर है, वरना अपने ही लोगों को खत्म कर देना इट्स नॉट एन ईजी थिंग। इस केस में उस्मान हमारे पास एक कड़ी है, वो सिर्फ एक प्यादा है। इसके पीछे के असली चेहरे से हम लोग बहुत दूर हैं। सर, उस चेहरे तक पहुंचने के लिए हमें उनके प्यादों में अपना एक प्यादा घुसाना होगा, और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम्हारी काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है, पर व्हाट्स द प्लान? ये तो बहुत रिस्की है। सर, इस वक्त हमारे पास उन बच्चों से बढ़कर और कोई बड़ा रिस्क है नहीं। ममीना और बाकी बच्चियों के घर वालों के साथ हम आंख से आंख मिलाकर देख नहीं पाएंगे अगर उनमें से किसी भी एक बच्ची को कुछ भी हो गया तो। बाबू, मुझे गुड़िया चाहिए। बेटा आज नहीं, दूसरे दिन ले लेते। बाबू, पर मुझे गुड़िया चाहिए। मेरा एक काम करेगा? तेरी सजा कम करवा दूंगी। हाँ मैडम, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। एक लड़की है, बेचेगा? यही आता ना हर बार, या कोई और भी अड्डा है तुम लोगों का? नहीं मैडम, आएगा वो, यहीं पे आएगा। क्या है उस्मान, ये क्या है? आज हॉस्पिटल से कोई माल नहीं? नहीं भाई पर ये है ना, इसके ससुर ने इसको बेच दिया। क्या है ना, इसका पति नशेड़ी था, मर गया पी के। चलो।
चलो खा पी लो और जाके सो जाओ। रात में हमें जाना है बहुत दूर। सर, मीरा मैडम ने कहा था कि वो हमें सिग्नल देंगी, उसके बाद ही हमें अंदर जाना है। हाँ, माल आ चुका है, डिलीवरी आज रात में। डरो नहीं, मैं तुम लोगों को बचाने आई हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो ध्यान से। बाहर पुलिस खड़ी है, वो इन बदमाशों को पकड़ लेगी, लेकिन उससे पहले हमें पुलिस तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है? हम लोग सब एक एक करके धीरे धीरे छत तक जाएंगे, ठीक है ना? देखो घबराओ मत, मैं हूं ना। रुक जाओ। नेहा तू यहाँ क्या कर रही है? मैं क्या कर रही हूँ? तू क्या कर रहा है यश? तुझे क्या लगा मुझे धोखा देके तू किसी और से शादी करेगा और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? मैंने तुझे कोई धोखा वोखा नहीं दिया, ठीक है ना? ब्रेकअप हो गया हमारा। अरे तो जरा सी लड़ाई पे सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या यश? मैं प्यार करती हूँ तुझसे, मैं जानती हूँ तू भी मुझसे प्यार करता है। नेहा देख, मेरी यहाँ पे शादी हो रही है, अब कुछ नहीं हो सकता। तू कुछ नहीं कर सकता यश, पर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर तूने मुझसे शादी नहीं की ना, तुझ पे रेप चार्जेस डलवा के तुझे अंदर करवा दूँ। फिर देखती हूँ तू ये शादी कैसे करता है। ऐसे कैसे शादी करेगा तेरे से? यहाँ हमारी बच्ची की शादी हो रही है, अगर तेरे से शादी करेगा तो हमारी बच्ची की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ठीक है ना यश, तू हम दोनों से शादी कर ले। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज से 1 साल पहले जब मैं पुणे के स्वारगेट पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था, तब मेरे सामने 2 ऐसे केसेस आए थे जो बहुत ही चौंकाने वाले थे। क्या ये दोनों ही केसेस बिल्कुल अलग अलग थे या कोई ऐसी कड़ी थी जो इन दोनों केसेस को जोड़े हुए थी? शादी नहीं करूंगी। अरे तो क्या हो गया? लोगों की होती नहीं 2-2 शादियां? अरे बहुत सारे लोग करते हैं। तू पागल हो गया है क्या? क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? तो क्या करे? तुम्हें और तुम्हारी बेटी को छाती पे बिठा के रखे
आरती 5 साल की थी तब उसका बाप छोड़ के चला गया। तब से तुम दोनों को पाल के रखा है हम लोगों ने। बस अब नहीं हो सकता। देख आरती, चुपचाप शादी कर ले और चली जा। अगर अभी ये शादी नहीं हुई ना तो सोच अपनी लड़की की कितनी बदनामी होगी। लेकिन दादा, अरे उस दूसरी लड़की को कोई परेशानी नहीं तो इसे क्यों है? यश। क्या यश? तुम्हारा भी सही है नया। जब मन किया चली गई, जब मन किया वापस आ गई। अरे मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा सोसाइटी में, ऑफिस में। आई एम सो सॉरी यश, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ यश। यश आई लव यू। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी प्लीज मत रो। तुम जानते हो मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, राइट? हाँ देखो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब जो हो गया सो तो हो गया है ना। तुम, मैं और आरती, हम तीनों इस बंधन में बंध चुके हैं और हमें अब ये बंधन निभाना पड़ेगा यश। मुझे लगता है इस वक्त तुम्हें आरती के पास जाना चाहिए। आई एम सॉरी आरती, मैं जानती हूँ आरती कि जो कुछ भी हुआ तुमने चाहा नहीं होगा, पर ट्रस्ट में मैं तुमसे कुछ भी छीनना नहीं चाहती। यश पर जितना हक मेरा है उतना तुम्हारा भी है। क्या यार नेहा, पति की भक्ति में सब काम वाम छोड़ दिया क्या? एक्टिंग करते करते ना मुझे एक्टिंग करने की आदत हो गई है। और यहाँ जो पति पति का खेल चल रहा है ना, तो देख इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। और तेरे बच्चे को मार भी सकता था। आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। हेलो माँ। हाँ गीतू बेटा, कैसी हो? हमें कुछ पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए? 5 लाख। हाँ हम तैयार हैं, तुम बस जल्दी से आ जाओ, फिर चलते डिनर पे तीनों। आरती ले चॉकलेट खा। नहीं मैं चॉकलेट नहीं खाती। अरे थोड़ी सी थोड़ी सी। तुझे पता है तू कितनी सुंदर है? ये तेरी आंखें, ये तेरे लिप्स, तेरी स्किन। अरे शर्मा गई? अपनी सुहागरात पे भी ऐसे ही शर्माई थी क्या? रुक जा, सोचने दे। शर्माई तो थी, सब देखा था मैंने। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ कह नहीं रही हूँ, एक सेकेंड। ये सब क्या है? हाँ ये आपके पास? देख जो कुछ भी है तो बहुत अच्छा, और अब जो होने वाला है बहुत अच्छा, और जो होगा वो और अच्छा होगा। हाँ यश मेरी बात सुन, अगर अपने पति के सामने अपना मुंह खोला ना, तो ये जो वीडियो तूने अभी देखी है ना, ऐसा वायरल करूंगी ना पूरी दुनिया तुझे देखेगी, समझ गई? चुप है ना, यहीं खड़ी रहे। यश रेडी हो तुम लोग? हाँ चलो निकलते हैं। अब हाँ एक्चुअली पर
मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तबीयत खराब लग रही है। तुम नहीं जाओगी ना तो हम कोई नहीं जाएंगे, रहने दो। नहीं प्लीज प्लीज, तुम दोनों जाओ ना। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी वजह से तुम्हारा प्लान कैंसिल हो गया। प्लीज ना यश, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है। आरती हाँ चलो। चलो चलो गाड़ी निकालो। हाँ जाओ आरती। देखा तूने, मैं कैसे तुझे तेरे पति के साथ अकेले जाने दे रही हूँ। मैं कबाब में हड्डी नहीं बन रही हूँ, मैं तुझे ऐसे ही खुश रखूंगी। तेरा काम है कि तू मुझे खुश रखे। जा जा। मैडम जी, अरे दरवाजा खुला ही है। सर चेक करो कोई इंजरी मार्क्स है क्या। चलो चलो पीछे तुम। चलो सर। सर 25 से 30 साल की औरत है, प्रेग्नेंट, मल्टीपल स्टैबिंग का केस है। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? इन्होंने। मैं इनके घर में काम करती है। ये इनका खुद का घर है? नहीं साहब, बाहर उतरी थी। रानी सर, लैंडलॉर्ड कौन है पता करो, उसको फोन करके बुला लो। यस सर। ये यहाँ पर अकेली रहती है? हाँ साहब, इनकी माँ कानपुर में किधर तो भी रहती है। फोन पर बात करती थी तभी सुना था मैंने। जिस तरह से मल्टीपल स्टैब किया गया है, सिर्फ पेट पर वार किए गए। एक प्रेग्नेंट औरत को कोई इस तरह से मल्टीपल स्टैब क्यों करेगा? ऐसे लग रहा है कि कोई इसे नहीं, इसके बच्चे को मारना चाहता था। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा तो होगा? नहीं सर, नहीं है। ठीक है, एक काम करो, इन लोगों से जरा ठीक से पूछताछ करो। पूछो किसी को आते जाते देखा है क्या। और एम्बुलेंस बुलवा लो। सर। अब यश, मैं एक बात बोलूं? बोलो ना। तुम जब रात को आरती के साथ होते हो ना, मुझे बहुत जलन होती है, बट तुम जब मेरे साथ होते हो तो मुझे गिल्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि तुम हम दोनों के साथ रहो। मेरा मतलब है एक ही कमरे में एक साथ हम तीनों। ये क्या कह रही हो? यश, हम मॉडर्न ज़माने से है ना, मॉडर्न सोच रखते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? जब हमें पता है कि हम तीनों को साथ में ही रहना है ज़िंदगी भर, तो इसमें कोई बुराई नहीं है ना। आई मुझे तेरे पास आना है। मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। बेटा तू जानती है ना यहाँ क्या हाल है। तेरी नई नई शादी हुई है ना, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा बेटा, तू घबरा मत। क्या हुआ? यश, यश मुझे आपसे कुछ बात करनी। अब यश, वो हमने उस बारे में बात की थी ना, मैंने बताया आरती को, इसे उसी सिलसिले में कुछ पूछना है, तो बोला आरती। आरती नेहा सही कह रही है, हम तीनों को एक ही साथ रहना है ना, चाहे वो बेडरूम के अंदर हो या बेडरूम के बाहर, बात तो एक ही है। आज हम बेडरूम में एक ही साथ सोएंगे, ठीक है? एक मिनट। हाँ यश, आप मेरी बात, क्या लगता है तुम्हें यश हाँ बोल देंगे तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी घटिया करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओफो आरती, ये देखो
मैं तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर दूंगी, फिर मैं ही क्या पता नहीं कितने लोग तेरे दीवाने हो जाएंगे। तू सोच ले। साहिब वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। साहब वो औरत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। तू क्या बात कर रहा है गीतिका मैडम के बारे में? साहब ये कुतरा ना मैडम को अकेली देख के बहुत परेशान करता था। कैसी है तू? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है किचन से। हमें बहुत नींद आ रही है। अरे हाँ, ऐसी हालत में तो ना आराम करना चाहिए। वैसे बड़ी दिक्कत होती है ना, ये सब अकेले संभालती है। बुला लेना इसके बाप को अब। बस एक बार हाँ करता हूँ, मर्द की सारी जरूरत मैं पूरी कर दूंगा। शर्म नहीं आ रही आपको? वहाँ मरने वाले हैं। एक दिन तो दारू पी के भी घर में घुसा था। क्या रे? हाथ छोड़िए हमारा, निकल जाइए यहाँ से। बस एक बार हाँ बोल दे, मैं निकालता हूँ तुझे इस सोसाइटी से। हाथ छोड़। तूने इनका हाथ कैसे पकड़ा? चल निकल इधर से। छोड़ूंगा नहीं तुझे। तू क्या छोड़ेगा? तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं। इधर से चल। ये झूठ। साबित बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सब। बाजू लगे आला। सब मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोलने के तरीके आते हैं मुझे। चल चल। गायकवाड़, सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जरा बाकी लोगों से ठीक से पूछताछ करना और गीतिका की कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाना। सर। So pretty. Thank you. शादी होते ही भूल गई दोस्तों को। ओहो। ये वही है ना तुम्हारे साजन की सहेली? ओके आंटी, सी ये दोनों मेरी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी दोस्त हैं। ये है नुपुर और यही ना। इफ यू डोंट माइंड तो मेरे फ्रेंड्स के लिए चाय नाश्ता बना दोगी प्लीज? कम गर्ल्स कम से। साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब। जब कोई औरत ही ऐसी होगी तो मर्द क्या करेगा? आदमी तो कुत्ता होता है साहब। सारे मर्द कुत्ते नहीं होते, लेकिन कुछ कुत्ते तेरे जैसे जरूर होते हैं। समाज में रहकर भलाई का मुखौटा पहनकर घटिया काम करते हैं। सब मुझसे गलती होगी साहब। साहब जब वो बार बार बाहर के मर्दों से मिलती थी तो मैंने सोचा कि मैं भी एक चांस ले लूं। और जब तू वो चांस नहीं ले पाया तो तूने उसका मर्डर कर दिया। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने उसे नहीं मारा साहब। तेरे जैसा घटिया आदमी तो कुछ भी कर सकता है। राणे दांडेल तेल लाओ लेना। साहब मैंने उसे नहीं मारा, मैं साहब सच कह रहा हूँ साहब। तो यार अब देखना अब देखना। शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी घटिया हरकत करते हुए? नहीं आती। अरे चल ना, अब तो कोई सती सावित्री तो है नहीं जो तेरे साथ कुछ स्पेशल होगा। जो यश ने तेरे साथ किया है वो मेरे साथ भी किया है। कौन सी बड़ी बात हो गई? ये आप जैसी घटिया औरत ना कभी नहीं समझेगी। हाय, जब तू ऐसे चिढ़ती है ना मुझे और ज्यादा प्यारी लगती है। So girls, let me tell you one thing. Okay. I think I have a crush on Aarti. अरे नहीं, बारिश में तो मैं वड़ा पाव खाता ही नहीं हूँ। और सुनो तुम भी मत खाना। हाँ, मंगाना मत घर पे कुछ भी। चलो रखता हूँ मैं फोन अभी। ओके बाय बाय। हाँ गायकवाड़ बोलो। सर गीतिका के घर के आसपास पूछताछ की, लेकिन किसी ने गीतिका के घर किसी को जाते नहीं देखा। लेकिन हाँ, कई लोगों ने यह बताया कि कोई आदमी है जो गीतिका के घर बार बार जाता था। वो शरद भी यही कह रहा था। सर गीतिका के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स देखो गायकवाड़। सर गीतिका ने आखिरी कॉल सिद्धार्थ आप्टे को किया था। जब वो पहली बार यहाँ फ्लैट लेने आई थी ना तो अपने पति के साथ आई थी। उसके बाद तो उसका पति गायब ही हो गया। सिद्धार्थ आप्टे तो उसका पति है, पड़ोसियों ने बताया था। जी सर। जरा फोन लगा उसको। हेलो सिद्धार्थ, मैं BSI गायकवाड़ बोल रहा हूँ, स्वारगेट पुलिस स्टेशन से। जी बोलिए। दरअसल हमें आपकी पत्नी गीतिका के बारे में आपसे बात करनी है। आप कहाँ हैं? सर मैं तो दिल्ली में हूँ। आप जल्द से जल्द पुणे आ जाइए। ठीक है सर, मैं कल सुबह वहाँ पहुँच जाऊँगा।
सर ये दिल्ली में है, कल सुबह तक पुणे आ जाएगा। कोई और नंबर है क्या? देखो कुछ नंबर्स है सर, इनमें से एक कानपुर का नंबर है। ये शरद बता रहा था कि उसकी माँ कानपुर में रहती है, शायद उनसे बात करती होगी। और कोई है सर? और एक है, किसी अमन का नंबर है। एक काम करो, गीतिका की माँ को फ़ोन करके इन्फॉर्म करो, और ये अमन और सिद्धार्थ दोनों के कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन निकालो। सर स्ट्रॉन्ग है ना? एक मिनट। यश आ गए तुम। अब मुझे ना मिलवाना है किसी से। फाइनली आप मिल गए। अरे अरे क्या कर रही है? पहली मुलाकात में डराएगी क्या मेरे पति को? यश ये दोनों ना मेरी बहुत पुरानी और बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। ये है हिना और ये है नुपुर। ये दोनों पुणे में ना बैंक पीओ एग्जाम्स के लिए आई हैं। आई मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे ले चलना अपने साथ। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं आई। अरे हुआ क्या, वो तो बता। मैं तुझे अब क्या बताऊँ आई, बस यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है। तू सब्र रख, तू पहला रोना बंद कर, हाँ शांत हो जा, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। हाँ मेरा हो गया, I'm done. I'm going guys. Carry on. मेरा भी हो गया। Enjoy guys. मुझे यहाँ से जलन हो रही है, आप बहुत हैंडसम हैं। तो ठीक है ना, अब ठीक हो। तू जानती है ना मैंने तुझे कितना मिस किया है। I miss you too. I love you. I love you. सर अमन आ गया, बुला उसे। डॉक्टर अमन, आपकी गीतिका से कई बार बात होती थी। जी सर, मेरी पेशेंट थी वो। तो आप अपने हर पेशेंट के साथ रात को 2-2 बजे भी फोन पर बात करते हैं? नहीं सर, वो एक्चुअली उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी सर। उसे जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी मुझे कॉल करती। उसका पति उसके साथ आपके क्लिनिक पे आता था? नहीं सर, कभी भी नहीं, वो हमेशा अकेली आती थी। आप कभी उसके घर गए? 1-2 बार गया था सर, उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मुझे ही विजिट के लिए जाना पड़ा था। लेकिन आपकी मोबाइल लोकेशन ये बताते हैं कि आप उस एरिया में अक्सर आया जाया करते हैं। सर उस एरिया में मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, तो मुझे जाना पड़ता है। ठीक है, आप जा सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको वापस बुला लेंगे। जी थैंक यू। गायकवाड़, गीतिका की माँ और सिद्धार्थ का क्या हुआ? सर गीतिका की माँ से फ़ोन पर बात हुई, वो पहुंची रही है, और सिद्धार्थ ने बताया था कि वो दिल्ली में पुणे आज सुबह ही आ जाएगा, तो ऑन द वे होगा। पीएसआई राणे को फॉलोअप करने को बोल दिया है। सर सिद्धार्थ का फ़ोन बंद आ रहा है सर। मैंने उसके सारे डिटेल्स निकाले सर, वो दिल्ली नहीं गया है सर। कल रात जब इनसे उसकी बात हुई वो पुणे में ही था, उसके बाद से उसका फ़ोन बंद आ रहा है सर। मैंने उसके नंबर से उसकी लोकेशन ट्रेस की, जिस रात गीतिका का खून हुआ उस रात उसकी लोकेशन वहीं पर थी। गायकवाड़, फौरन उसके घर जाके पता कर। सर सिद्धार्थ कहाँ है? पता नहीं सर, कहीं गया होगा। अच्छा, वो और उसकी पत्नी यही रहता है ना? सर सिद्धार्थ कभी पत्नी के साथ यहाँ आया ही नहीं, वो तो अकेला ही रहता है। अकेले? हाँ सर। आपकी बेटी बच्चे की माँ बनने वाली थी, प्रेग्नेंट थी, और ये बात उसने आपको बताई नहीं? उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी। आई एम सॉरी, ये गीतिका की लाश की तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर में उसने मंगलसूत्र पहना हुआ है, उसके माथे पर सिंदूर है। प्लीज देखिए। हमें नहीं पता ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र इसने क्यों पहन रखा है। हमें सिर्फ इतना पता है कि इसकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन ये जहां पर रहती थी वहां पर लोगों को यही पता था कि वो शादीशुदा है। इनफैक्ट उसका पति सिद्धार्थ
फ्लैट दिलवाते वक्त उसके साथ था। सिद्धार्थ? लेकिन वो तो उसका बॉयफ्रेंड था। और बेटा क्या करते हो? आंटी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अरे वाह, मैं गीतू को बुलाती हूँ। हाँ? गीतू, लड़का तो बहुत अच्छा है, बोल तो शादी की बात कराओ। क्या माँ, आप भी हमने कितनी बार उससे कहा कि अगर सिद्धार्थ तुझे पसंद है तो तू उससे शादी कर ले, लेकिन हर बार टालती रही। कहती थी अभी मुझे एक दूसरे को जानने का समय चाहिए। देखिए, आपकी बेटी के साथ जो भी हुआ है उसका मुझे बेहद अफसोस है। वैसे गीतू कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। उसने फोन पर 5 लाख रुपए मांगे थे। इतने पैसों की उसे क्या जरूरत थी? राम जाने, मेरी बच्ची को मारने वाले को भगवान बहुत बड़ी सजा देगा, बहुत बड़ी सजा देगा। गायकवाड़, मुझे किसी भी हालत में ये सिद्धार्थ चाहिए। पता करो वो कहाँ है, अपने सारे खबरियों को काम पर लगाओ। एक और बात, जरा पता करना ये 5 लाख रुपए का क्या चक्कर है। गीतिका का मोबाइल मिसिंग है। सर्विस प्रोवाइडर से पता करो कि वो किस मेल आईडी से लॉगिन करती थी। उसके सारे मेल्स चेक करो। सर, गीतिका की माँ की बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। अगर गीतिका की माँ गीतिका और सिद्धार्थ की शादी करवाने को तैयार थी तो फिर आखिर गीतिका ने बिना बताए शादी क्यों की और ये बात अपनी माँ से क्यों छुपाई? फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद असल में गीतिका और सिद्धार्थ की शादी हुई ही ना हो, लेकिन फिर भी गीतिका प्रेग्नेंट रही हो और इसीलिए वो उस सोसाइटी में छुप कर रह रही थी ताकि बच्चे की आइडेंटिटी पर बाद में कोई भी उंगली ना उठाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि गीतिका को प्रेग्नेंट करने के बाद सिद्धार्थ ने उस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया हो और इसी चक्कर में गीतिका का मर्डर करके वो भाग गया हो। इस केस की सारी कड़ियां काफी उलझी हुई थी और सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सारी कड़ियां अब कहां जाकर सुलझेंगी। अरे मुझे पता है आज रात की शिफ्ट है, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। अभी कुछ जरूरी काम करना है, बाद में बात करती हूँ। तू यहाँ पे क्या कर रही है? यश तेरा मेरे कमरे में इंतजार कर रहा है, तू उधर जा। मुझे अभी यश के साथ नहीं होता यार, मजा तो मुझे तेरे साथ आता है। ये सब भी हो जाएगा। हाँ, अभी मैं जितना बोल रही हूँ तू उतना कर। अभी तुझे तो सच क्यों नहीं कहती कि तेरा इंटरेस्ट अब उसमें आ गया है? सुन, ये ना मेरा खेल है, मेरा जैसे मन करेगा ना मैं खेलूंगी। तुझसे जितना कहा है मैंने उतना कर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही कर रही हूँ जो इतने टाइम से मैं करना चाहती हूँ। सर, गीतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मौत का वक्त रात 11 और 2 के बीच है। 5 बार स्टैब किया गया और वो 8 महीने प्रेग्नेंट थी और उसके नाखूनों में किसी के स्किन के फ्रेगमेंट्स मिले। जब हमने उसके बैंक डिटेल्स चेक किए तो पता चला उस दिन उसने 5 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। लेकिन जब हमने गीतिका के घर की तलाशी ली तो हमें कोई पैसे नहीं मिले। नहीं सर, हमने उसके मेल्स चेक किए। सिद्धार्थ उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो कह रहा था कि उसे उसका कुछ राज पता है जिसके बदले में वो 5 लाख रुपए मांग रहा था। और जिस रात गीतिका का मर्डर हुआ उस रात सिद्धार्थ की मोबाइल लोकेशन गीतिका के घर की ही थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि सिद्धार्थ ने गीतिका का मर्डर किया है और वो पैसा लेकर भाग गया है। अगर ऐसा है तो फिर वो कौन हो सकता है जो गीतिका के घर बार बार जाता था? सबसे पहले एक काम करो गायकवाड़, उसके नाखून में जो स्किन के फ्रैगमेंट्स मिले हैं उसका डीएनए टेस्ट करवाओ और उस शर्त के साथ उसको मैच करके देखो। और एक और काम करना, उसकी कॉल लिस्ट में जितने भी लोगों के नाम हैं उन सबके फोटोग्राफ्स लेके उसकी सोसाइटी में दिखाओ। वहां से पता चलेगा कि वो कौन था जो उसके घर पे बार बार आता था। सर, अभी भी कंट्रोल रूम से मैसेज आया कि कातरज एरिया में एक बॉडी मिली है।
बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? मैंने देखा। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो अचानक मैंने यश लाश को देखा, तो तुरंत मैंने आपको फ़ोन कर दिया। पाटिल मैडम, बॉडी पे कोई निशान या कुछ और? कुछ नहीं सर। गायकवाड़, मुझे नहीं लगता मारने से पहले इसे मोलेस्ट या रेप किया गया है। देखो गले पर निशान है सिर्फ, मतलब गला दबाकर खून हुआ है। सर, ये कार्ड मिला। जूनियर आर्टिस्ट यूनियन। लड़की का नाम नेहा है। इस पर इसका एड्रेस है, घर वालों को फ़ोन करो और इस पर फ़ोन नंबर भी है, उससे इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। आसपास पता करो किसी और ने आते जाते कुछ देखा है क्या। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं सर, नेहा जूनियर आर्टिस्ट का काम करती थी, अक्सर नाइट शिफ्ट हुआ करता था। कल भी था, सुबह फोन नहीं उठा रही थी। उसके बाद पता चला कि जहां पर काम करती थी वहां किसी से कोई अनबन, कोई लड़ाई? नहीं सर, नेहा बहुत मैच्योर लड़की थी, हाल ही में शादी हुई थी हमारी। ये दोनों कौन है? उसके फ्रेंड्स हैं, नुपुर और हिना। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। थैंक यू। गायकवाड़, ये नेहा जहां पर शूटिंग करती थी वहां जाकर थोड़ी पूछताछ करो। हो सकता है वहीं पर उसकी किसी के साथ अनबन हो गई हो और इसी वजह से उसका मर्डर भी। सर, गीतिका से मिलने कौन आता था ये पता चल गया है। तुमने हमसे ये झूठ बोला कि तुम गीतिका से मिलने सिर्फ 2 बार गए थे, जबकि सच ये है कि तुम अक्सर वहां जाया करते थे। दरअसल मैं गीतिका से प्यार करता था सर, वो भी मुझे पसंद करती थी। थैंक्स। कोई और भी है जो तुम्हारे बारे में सोचता है? एक बार हाँ कह दो, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। हम तुमसे पहले भी कहें, ये नहीं हो सकता। देखो तुम्हारा पति तुम्हारी क्या हालत करके गया है, मेरा विश्वास करो, धोखा नहीं दूंगा तुम्हें। तुम पर यकीन है पर अपनी किस्मत पर नहीं है, ये नहीं हो सकता। आई हैव नो आइडिया वो मुझे मना क्यों कर रही थी। वो तुम्हारी बात मान नहीं रही थी, इसलिए तुमने उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सच ये है कि गीतिका अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर पेशेंट के तौर पे तुम्हारे पास आई, लेकिन तुम्हें बहुत जल्द ये समझ में आ गया कि वो अकेली है। तुम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और जब उसने मना किया तब तुमने उसका मर्डर कर दिया। सर ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने। और आप ये जो बोल रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास इसका? सबूत तो तुम हमें दोगे। गायकवाड़, इसे ले जाओ और इसे अच्छी तरह से पूछताछ करो, और गीतिका के नाखून में जो फ्रेगमेंट्स मिले हैं उससे इसका डीएनए मैच कराओ। ले जाओ इसे। सर मैं आपको बोल रहा हूं सर मैंने कुछ नहीं किया है। सर मेरी बात सुनिए सर, नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसे गला दबा के मारा गया और मौत का वक्त रात 12 और 2 के बीच। मैंने उसके सेट पे जाके पता किया, लेकिन किसी ने नेहा को किसी के साथ देखा नहीं। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है सर, यश की शादी सिर्फ नेहा से ही नहीं बल्कि आरती से भी हुई है, एक ही साथ एक ही मंडप में। व्हाट? यश की 2 बीवियां हैं? क्या तुम दोनों ये नहीं जानते कि 2 शादियां करना अपराध है? सर, नेहा ने जबरदस्ती की थी। अगर तूने मुझसे शादी नहीं की ना, तुझ पे रेप चार्जेस डलवा के तुझे अंदर करवा दूंगी। तो तुम ये कहना चाहती हो कि ओरिजिनली तुम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर नेहा वहां घुस गई और इसने इसके साथ जबरदस्ती की कि वो उससे शादी कर ले। तो तुम्हें गुस्सा तो बहुत आया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गुस्से में तुम दोनों ने ही मिलकर नेहा का मर्डर कर दिया? अरे आप क्या कह रहे सर, मैं नेहा से बहुत प्यार करता था। शादी के बाद तो मैं आरती के पास जाना भी नहीं चाहता था। तो नेहा ही थी जो मुझे बार बार कहती थी कि आरती के पास जाओ। आरती, फिर तुम्हें तो बड़ा गुस्सा आता होगा नेहा पर। नेहा इतनी भी सीधी नहीं थी। ऐसा क्या किया है नेहा ने तुम्हारे साथ कि तुम्हारी आंखों में उसके लिए इतना गुस्सा है?
देखो आरती, सच को छुपाने की चाहे जितनी भी कोशिश करो, एक ना एक दिन वो परत के नीचे से बाहर आ ही जाता है। सर, नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स, जहाँ उसकी बॉडी मिली थी उससे आधे किलोमीटर दूर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था और उसे आखिरी कॉल किसी लैंडलाइन नंबर से आया था, जो कि एक पीसीओ का नंबर है। तो ये हो सकता है कि किसी ने नेहा को फ़ोन करके बुलाया हो। करणे सर, जहाँ पर हमें नेहा की लाश मिली थी उसके आसपास का एरिया दोबारा एक बार चेक करो, हो सकता है वहाँ उसका मोबाइल मिल जाए। सर, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सब कुछ यश ने किया होगा। हो सकता है उसका नेहा का झगड़ा हो गया हो और उसने गुस्से में आके नेहा को मार दिया। एक मिनट गायकवाड़, नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो सिद्धार्थ के टच में थी और उसकी मोबाइल लोकेशन ये दिखा रही है कि जब गीतिका का मर्डर हुआ था उस रात भी नेहा उसी एरिया में मौजूद थी। सिद्धार्थ और नेहा, इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? नेहा और गीतिका दोनों के पिछले 1 साल के कॉल रिकॉर्ड से निकलवाए। सर, गीतिका और नेहा के 1 साल के रिकॉर्ड चेक किए। एक इंपॉर्टेंट बात ये पता चली है कि ये दोनों 6 महीने पहले तक रेगुलर टच में थे। इतना ही नहीं, गीतिका हिना और नूपुर के भी टच में थे। तुम दोनों गीतिका को कैसे जानते हो? और देखो, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम लोगों के पिछले 1 साल के कॉल रिकॉर्ड्स हमारे पास है, जिससे साफ पता चलता है कि तुम सब लोग एक दूसरे के साथ बात करते थे, एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। हाँ, तो कैसे जानते हो गीतिका को? सर, गीतिका हमारे साथ हमारे फ्लैट में रहती थी। बड़ी अजीब बात है, तुम्हारी एक और फ्लैटमेट नेहा, उसका मर्डर हो चुका है और अब तुम्हारी ये पुरानी फ्लैटमेट गीतिका, उसका भी मर्डर हो चुका है। कैसे टर्म्स थे तुम्हारे? सर, नॉर्मल। और नेहा और गीतिका, उनकी आपस में लड़ाई होती थी? नहीं सर। तो फिर जिस रात गीतिका का मर्डर हुआ उस रात नेहा गीतिका के घर के आसपास क्या कर रही थी? ये सिद्धार्थ, ये गीतिका को ब्लैकमेल क्यों कर रहा था? गीतिका ने सिद्धार्थ की पहचान अपनी सोसाइटी में उसके पति के तौर पर करवाई थी। और ये मत कहना कि तुम लोग सिद्धार्थ को नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से ये साफ होता है कि तुम दोनों भी सिद्धार्थ को जानती थी, तुम्हारी भी उससे बात होती थी। क्या है ये सब चक्कर? हाँ सर, हमारी सिद्धार्थ से बात होती थी, लेकिन सिद्धार्थ गीतिका का पति नहीं था। वो सिर्फ हमारी हेल्प कर रहा था, जिसके हम उसे पैसे देते थे। कैसी हेल्प? सर, हम लेस्बियंस हैं। पहले मैं और नेहा पार्टनर्स थे और बाद में फिर हिना ने हमें ज्वाइन किया। सर, गीतिका तो बहुत बाद में आई थी हमारे साथ रहने और बहुत सीधी थी वो, और मैंने देखा कि नेहा गीतिका को पसंद करने लगी थी। सर, मैंने नेहा को समझाया भी था गीतिका स्ट्रेट है, लेकिन वो नहीं मानी। और पहले नेहा गीतिका पे हिट करती थी और फिर उसने उसका रेप कर दिया, और सर रेप करते करते उसका वीडियो भी बनाया। फिर बाद में उसको ब्लैकमेल करा करती थी और बार बार रेप करती थी। और ये सिद्धार्थ ये कहाँ से आ गया? इसका क्या चक्कर है? हमारी फैमिली हमारे पर शादी का प्रेशर डाल रही थी, तो हम जब भी घर जाते तो सिद्धांत को घर लेके जाते थे। घर पे ये बताते थे कि वो हमारा बॉयफ्रेंड है, और सर जिसके उसको पैसे मिलते थे, और फिर वही हमें ब्लैकमेल करने लगा कि वो हमारे साथ सेक्स करना चाहता है। और फिर नेहा ने सिद्धार्थ को गीतिका दे दी और फिर वो उसको ब्लैकमेल करने लगा और उसका रेप करने लगा। किस तरह की लड़कियां हो तुम लोग? सच में हमने कुछ नहीं किया, वो सब नेहा करती थी। तो जिस रात गीतिका का मर्डर हुआ, नेहा उसके घर के आसपास क्या कर रही थी? सिद्धार्थ गीतिका को किस बात पर ब्लैकमेल कर रहा था? सर, हमें वो सब नहीं पता, बस हमें ये पता है कि गीतिका सिद्धार्थ के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी। और ये बात जब नेहा को पता लगी तो नेहा ने गीतिका को बहुत फोर्स किया कि वो अबॉर्शन करा ले, और उसको धमकियां भी देती थी कि वो वीडियो वायरल कर देगी। लेकिन सर, गीतिका इस बच्चे को नहीं मारना चाहती थी और हमारा पूरा ग्रुप टूट गया। फिर नेहा ने यश से शादी की और हमें यहाँ बुलाया।
सर हमें आगे नहीं पता। राणे मॅडम घेऊन जा जाइए। चलो सर क्या लगता है? अभी तो ये सब कुछ नेहा पर डाल रही है और नेहा अपनी सफाई देने के लिए आ नहीं सकती। एक काम करो गायकवाड़, गीतिका के नाखून में जो स्किन के फ्रैगमेंट्स मिले हैं उससे नेहा का डीएनए मैच करके देखो। उससे कम से कम ये तो साफ हो जाएगा कि गीतिका का मर्डर नेहा ने किया है या नहीं। सर जहाँ पर नेहा का फोन बंद हुआ था वहाँ के झाड़ियों के अंदर कीचड़ में मोबाइल मिला है। ये अभी बंद है, ये शायद नेहा का हो सकता है। एक काम करो, इस फोन को चार्जिंग पे लगा दो, देखो शुरू होता है क्या। सर आणि करडे ते बुटाला गाण लागले ते साफ करा। हो सर। सर गीतिका और नेहा की डीएनए रिपोर्ट्स। सर गीतिका के नेल्स में नेहा की स्किन ट्रेसेस मिले। इसका मतलब गीतिका का मर्डर नेहा ने किया, लेकिन फिर नेहा का मर्डर किसने किया? एक्सक्यूज मी। हाँ बोला। क्या काम पर? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने कुछ नहीं किया तो जिस रात गीतिका का मर्डर हुआ उस रात तेरी मोबाइल लोकेशन उसके घर के पास कैसे दी? हाँ सर मैं वहां गया था सर, लेकिन सर मेरे पहुंचने से पहले गीतिका मर चुकी थी सर। तू गीतिका को ब्लैकमेल क्यों कर रहा था? सर वो गीतिका ने मुझसे कहा था कि मैं कुछ दिन तक उसका पति बन के रहूं तो वो मुझे 5 लाख रुपए देगी। सर बाद में उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है सर। तो तूने गीतिका से पैसे लिए और उसका मर्डर कर दिया? मैं तो बस अपने पैसे लेने के लिए वहां पे गया था सर। जैसे ही मैं वहां पहुंचा फिर मैं डर गया था सर, मैं वहां से भाग गया। सर मुझे नहीं पता सर कि गीतिका को किसने मारा सर। गीतिका को नेहा ने मारा, या मैं यूं कहूं कि तूने और नेहा ने मिलकर मारा। सर गीतिका के मर्डर में मेरा कोई लेने देना नहीं है सर। तो तू नेहा से कॉन्स्टेंटली टच में क्यों था? जिस रात गीतिका का मर्डर हुआ उस रात भी तुमने नेहा से बात की। सर वो मुझे लगा कि गीतिका मुझे पैसे नहीं देगी तो मैंने नेहा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि गीतिका के बदले वो मुझे पैसे दे दे, नहीं तो उसके बारे में मैं सबको बता दूंगा। तो तूने गीतिका को नहीं मारा? नहीं सर। और नेहा? तूने नेहा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, नेहा ने तुझे पैसे नहीं दिए और इसलिए तूने नेहा का मर्डर कर दिया। सर मुझे पता भी नहीं है कि नेहा मर चुकी है सर। हाँ नेहा मर चुकी है और तूने उसे मारा है, लेकिन तू ऐसे नहीं बताएगा। करडे राणे जब तक मुंह ना खोले धोते रहो इसे। सर प्लीज सर नेहा के फोन का डेटा रिकवर हो गया, उसमें यश और आरती के सुहागरात की वीडियो है और नेहा ने जो आरती का रेप किया था वो वीडियो भी है। आरती का रेप? जी सर, और इतना ही नहीं, इसमें गीतिका के रेप का भी वीडियो है, ये देखिए। तो आरती नेहा ने तुम्हारा रेप किया और इसलिए तुमने नेहा का मर्डर कर दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तुम दोनों से तो किसी भी तरह के सच की उम्मीद करना ही बेकार है, क्योंकि तुम दोनों तो झूठ ही बोलोगे। सर हमने आपसे कौन सा झूठ बोला? तुमने ये झूठ बोला कि गीतिका का रेप सिर्फ नेहा ने किया था, जबकि सच ये है कि गीतिका का रेप तुम तीनों ने मिलकर किया था। राणे इस घर का सर्च वारंट है हमारे पास, हम इस घर की तलाशी लेनी है। चला लागा कमाना। ये सैंडल किसका है? सर ये तो नुपुर की है। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट, इससे साफ होता है कि तुम्हारे सैंडल पर जो मिट्टी पाई गई वो उसी एरिया की थी जहां पर हमें नेहा की लाश मिली। गायकवाड़ उस एरिया में एक कैमरा है, इसकी सीसीटीवी फुटेज। इस फुटेज में तुम्हारी गाड़ी वहां से पास होती हुई साफ दिखाई देती है उसी वक्त जब नेहा का मर्डर हुआ। नुपुर अब ये तो साफ हो गया है कि तुम ही ने नेहा का मर्डर किया।
सर मैं नेहा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो उस आरती के पीछे पड़ी थी। उसने आरती का रेप कर दिया। और नेहा जब शूट पे थी, जब मैंने उसे बाहर मिलने के लिए बुलाया था, तूने आरती का रेप क्यों किया? रेप कहाँ किया यार, प्यार किया। अच्छी लगती है ये आरती मुझे। नेहा, आज तक हमने जो भी किया है ना, मिल बांट के किया है। गीतिका और हिना को जैसे हमने बांटा था ना, आरती को भी बांटना होगा, समझी? आरती ना सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं ना तुझे ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगी, समझी? नुपुर बस कर यार। देख, मैं और यश मिलके ना आरती को अच्छे से समझा लूं। मुझे पति भी मिल गया और प्यार भी। देखो ना, और कुछ नहीं चाहिए। ये जो तेरा मेरा लफड़ा है ना, ये मुझे अभी नहीं चाहिए। मैं ना तुझे खुद से दूर नहीं आने दूंगी, समझी तू? मुझे ना अभी तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है नुपुर। पर छोड़। सर मैं नेहा को मारना नहीं चाहती थी। सच तो यह है कि तुम लोग प्यार का मतलब नहीं जानते। प्यार छोड़ो, तुम लोग तो दोस्ती और इंसानियत का मतलब भी नहीं जानते। अब पूरी जिंदगी जब जेल में सड़ोगी, तब शायद एहसास हो जाएगा। गे, लेस्बियन या होमोसेक्सुअल होना कोई बुरी बात नहीं है। आज तो हमारा कानून भी इसे अपराध नहीं मानता, लेकिन किसी पर जबरदस्ती करना, रेप करना बहुत ही संगीन अपराध है। अगर इस तरह का अपराध आपको आपके आसपास घटता हुआ नजर आए तो प्लीज आप पुलिस की मदद मांगिए। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं। आप सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।